मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान महसूस की विकास की लहर। कहा, धारा 370 हटाने के बाद स्थिति में सुधार, अब पत्थरबाजी की जगह टूरिज्म का बढ़ावा। हिंदी दिवस पर आयोजित प्रोग्राम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदी भाषा के संरक्षण संवर्धन में योगदान देने वाले सभी लोगों को किया नमन। कहा, हिंदी हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। उत्तराखंड की जैविक किट, रेशम शॉल और तुलसी का पौधा किया भेंट। ओआरओपी में जेसीओ रैंक के वेतन में बदलाव की मांग। लोहाघाट लॉकअप से फरार कैदी की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी। जवाबी कार्रवाई में कैदी घायल, अवैध हथियार कारतूस भी किए बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रश्ता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर की सांबा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करके देहरादून लौटे सीएम धामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रचार के दौरान उन्होंने महसूस किया कि वे विकास के लिए वोट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर काफी शांत और अलग दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने 58% मतदान किया था और विधानसभा चुनाव में भी जम्मू कश्मीर के लोग शांति और अमन के लिए चुनाव करेंगे। उन्होंने कहा कि आज के दौरे में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती है और घाटी में टेरर की जगह अब टूरिज्म बढ़ रहा है। जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी का जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके समय से एक संकल्प था कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए, पूरे देश के अंदर एक ही राष्ट्र ध्वज होना चाहिए। इस अवधारणा को लेकर देश के अंदर अनेक प्रयास और प्रयत्न होते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर को बचाने के लिए हुआ, एक ध्वज के लिए हुआ, एक विधान के लिए हुआ, एक प्रधान के लिए हुआ। सच में उस सबको जो है धरातल पर उतारने का काम, उनके सपनों का कश्मीर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक ये बड़ा अवसर है कि पहली बार इस अवधारणा के तहत एक निशान, एक प्रधान और एक विधान के अंतर्गत पहली बार चुनाव हो रहा है। और पिछले लोकसभा के चुनाव में जम्मू और कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था का प्रदर्शन करते हुए 58% मतदान किया। और इस बार भी चुनाव को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और कश्मीर और जम्मू के लोग विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और धारा 370 देश के अंदर, कश्मीर के अंदर लागू होने से जम्मू और कश्मीर में आज शांति हुई है। आज वहां पर टेररिज्म बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ गया है और टूरिज्म वहां का बढ़ गया है। पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी, अलगाववादी घटनाएं होती थी, जिहाद की घटनाएं होती थी, वो घटनाएं समाप्त हो गई हैं। तो लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं। देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम में उत्तराखंड भाषा संस्थान ने हिंदी दिवस समारोह 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं बल्कि ये हमारे राष्ट्र की आत्मा है और गौरव का प्रतीक है और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी अपने सामान्य बोलचाल में हिंदी के शब्दों को प्राथमिकता दें और देश की इस गौरवशाली धरोहर को समृद्ध बनाएं। हिंदी हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। हिंदी साहित्य लेखन में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम धामी ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। बहनों, आज जब हम वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज दुनिया के अंदर भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
आप देखिए, एक कालखंड वह भी था जब हमारे देश की बात बोली जाती थी, लेकिन दुनिया के मंचों पर, वैश्विक मंचों पर उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज का समय बदल गया है। आज दुनिया की दृष्टि हमारे देश को या हमको देखने की बदल गई है। अब दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या बोलने वाला है, भारत का रुख क्या होने वाला है। तो ऐसे समय में हिंदी का प्रचार प्रसार भी और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक करना, इसका प्रयोग बढ़ाना और इसे तकनीकी युग में सशक्त रूप से स्थापित करना, ये हम सबका कर्तव्य भी है, हम सबका दायित्व भी है कि हम इसको और सशक्त तरीके से अपने आसपास, अपने आने वाली पीढ़ी को भली भांति उनको जो है सौंपते जाएं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हिंदी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से आप सबने देखा होगा, दुनिया के अंदर सबसे लंबा एपिसोड जो उनका मन की बात का कार्यक्रम है, उसके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का उपयोग करने से हिंदी को एक वैश्विक पहचान मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या में भी अब तेजी से वृद्धि हो रही है। मुझे गर्व है कि मैं भी उस संगठन का हिस्सा हूं जहां हिंदी को हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देने का श्रेय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने हिंदी को आत्मसात किया और हमेशा उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि बड़े मंचों पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी का जो गौरव है उसको कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी हिंदी को एक नए मुकाम तक ले जाएगी, एक नई ऊंचाइयां प्रदान होगी। भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में झमाझम बारिश की फुहारों के बीच 3 दिवसीय नंदाष्टमी लोकोत्सव का कुबेर जी कैलाश नंदा घंटाकर्ण देवता द्वारा भव्य गाड़ू लेने के साथ ही पौराणिक परंपरा विधि विधान के साथ समापन हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में सजी हुई बामनी गांव की महिलाओं ने मां नंदा की पूजा अर्चना के बाद भजन कीर्तन, डांकुड़ी, चांचड़ी, झुमेलो, लोकगीतों, नृत्यों के साथ मां नंदा देवी को भेंट अर्पित की और मां से सुख समृद्धि की कामना की। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास मूसलाधार बारिश के चलते देर रात जनपद नैनीताल के रामगढ़ के झूतिया गांव में जलभराव में फंसे 18 लोगों को पुलिस टीम ने सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल दिया। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि रामगढ़ के झूतिया गांव में शनि मंदिर के पास बरसाती नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और गांव के कई लोग फंसे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर प्रभारी निरीक्षक भवाली DR वर्मा, उप निरीक्षक दिलीप कुमार, चौकी प्रभारी रामगढ़ में पुलिस टीम व SDRF NDRF टीम पहुंची और सफल रेस्क्यू अभियान चलाकर रात में जल भराव में फंसे 18 लोगों का रेस्क्यू किया। रानीखेत में लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों में भूस्खलन व सड़क मार्ग बंद हो रहे हैं। नगर में राजकीय चिकित्सालय के निचले हिस्से में भूस्खलन के चलते पेड़ गिरने से दुकानों को नुकसान पहुंचा है। राजकीय चिकित्सालय और कैंट कर्मचारी निवास की ओर से भूस्खलन होने के कारण पेड़ों के गिरने से मीना बाजार के पास दुकानों को नुकसान पहुंचा। राजकीय चिकित्सालय की ओर से भू कटाव के कारण विद्युत लाइनों से खतरे को देखते हुए विद्युत विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस के जवान भीड़ को व्यवस्थित करने और यातायात को नियंत्रित करने में लगे रहे। से मिली
एक्चुअली अभी तुरंत ये आधे घंटे पहले तकरीबन यहाँ भूस्खलन हुआ है और अभी उसका डैमेज जो है अभी हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि डैमेज कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि अभी आगे भी रेड अलर्ट जारी है। कल भी भारी वर्षा होने का अनुमान है, इसलिए तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल को अभी जो है सील करवा दिया गया है तथा यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनको अन्यत्र जो यहाँ एक नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। ये डायरेक्शन दिए गए कि ओपीडी अभी ना चालू किया जाए तथा जो आसपास के सीएचसी पीएचसी है उन्हें अभी ये निर्देशित किया जाता है कि वो यहाँ पे रेफ़र ना करें, इसके बजाय कहीं अन्यत्र रेफ़र करें। जब तक ये एग्जैक्टली हम इसको बता नहीं सकते, ये सेफ नहीं होगा, तब तक यहाँ पे ओपीडी को बंद रखने के निर्देश दिए गए। चंपावत जिले के लोहाघाट के सीमांत क्षेत्र में बारिश ने तबाही मचा दी है। नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र पंचेश्वर, मटियानी, कोम्बलेडी आदि क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही मची। लोगों के घर खतरे की जद में आ चुके हैं। जहां ढोरजा में गौशाला ढहने से एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं मटियानी में बादल फटने से गांव में मलबा घुसा है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और एक छात्र लापता हो गया। वहीं पंचेश्वर में भी हर जगह तबाही नजर आ रही। पंचेश्वर में ग्रामीणों के खेत खलिहान बह गए। दो दिन से पूरे जनपद में लगातार वर्षा हो रही है और उसके कारण जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे भूधसाव और क्षति की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। और वर्तमान में लगभग 36 सड़कें हमारी जो हैं जनपद की वो बंद हैं, जिसमें कि हमारे निरंतर पीडब्ल्यूडी, पीएमजेएसवाई और रेंज की टीम्स लगी हुई हैं। हमें उम्मीद है कि अगर बारिश आज शाम को कम हो जाएगी तो कल हम आफ्टरनून तक उन सड़कों को खोलने की पोजीशन में हो जाएंगे। जहाँ तक डैमेजेस की बात है, एक हमारा दोरजा गांव है लोहाघाट में, जहाँ पर एक महिला जो है वो गौशाला में उनके मलबा आ गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और अभी हमें खबर आई है कि एक मटियाली गांव है हमारा वहीं गुमदेश में, जहाँ पर 2 लोग अभी लापता बताए गए हैं। सड़कें बंद हैं। हमारी जो रेवेन्यू की टीम है और एसडीआरएफ की टीम है वो मार्ग खोलते हुए जा रही है और उम्मीद है कि वो आज सायं तक वहाँ मटियाल गाँव में पहुँच जाएगा और तभी सही स्थिति का आकलन हो पाएगा। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल नगर निगम देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने निगम के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने और शहर में चली आ रही पार्किंग की समस्या के समाधान पर मंथन किया गया। बैठक के बाद जिलाधिकारियों ने बताया कि बैठक में मैकेनिक को ऑटोमेटिक पार्किंग बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तो उन्होंने कहा कि शहर में जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसके लिए मैकेनाइज्ड पार्किंग सही विकल्प है। उन्होंने बताया कि मैकेनाइज्ड पार्किंग के लिए शहर में कुछ जगह चिन्हित की गई है, जिनका सर्वे भी हो चुका है। इसके बाद एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके आम लोगों से भी राय ली जाएगी। इसके बाद प्रशासन की अनुमति देकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग हम सब अवगत हैं कि हमारा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पार्किंग स्पेसेस नहीं है शहर में। सो वहाँ पर जो अगला इवॉल्व्ड कंसेप्ट है वो मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग का है, जहाँ पे वी गो वर्टिकल। सो जो हमारी स्पेस 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाती है एंड दे आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, कॉस्ट इफेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू सिविल पार्किंग। और उनको कल को अगर हमारा प्लान है उस एरिया को रीडेवलप करने का, वहाँ पे कोई और अन्य प्रयोजन लाना है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है बहुत इजीली। उन स्ट्रक्चर्स को कन्वीनियंटली कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है और उसमें किसी भी तरह की क्षति नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई सिविल वर्क हमारे रिक्वायर्ड होता नहीं है। रानी पोखरी ग्राम पंचायत के भोगपुर में रात के अंधेरे में चंदन तस्कर 2 लोगों के बगीचे और खेत से चंदन के हरे पेड़ काटकर फरार हो गए। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और चंदन तस्कर पर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित केवट चंद्र पर रमन सिंह के खेत में वर्षों पुराने चंदन के पेड़ थे, जिन्हें अंधेरे का फायदा उठाकर चंदन तस्करों ने आरे की भेंट चढ़ा दी। कुछ पेड़ों को चंदन तस्कर जब काटने में कामयाब ना हो पाए तो आरी से आधा कटा हुआ छोड़कर ही फरार हो गए। बता दें, वहीं इससे पहले भी कई बार इस क्षेत्र में चंदन के पेड़ काटे जा चुके हैं। कम से कम 30 साल पुराना पेड़ था चंदन का, और तस्करों ने वो परसों हल्की बारिश लगी हुई थी और हमारे बिल्कुल आबादी क्षेत्र में 2-4 पेड़ के बीच में चंदन का पेड़ था और उसे तस्करों ने काट दिया है। 10:30-11 बजे तक हम भी अपने घर के चारों तरफ देख रेख करते हैं और यहाँ पे कोई एक लाइट लगी हुई है, फिर भी उनका हौसला ऐसा है कि उन्होंने ना लाइट देखी। हमारे घर की लाइट जली हुई है, सब कुछ जला हुआ है, फिर भी कुछ नहीं, और ऐसे ही
घर से पेड़ काट के ले गए। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड प्रधान के माध्यम से रानी पोखरी थाने में भी रिपोर्ट करवाई थी। अभी तक कुछ प्रक्रिया नहीं हुई है। वन विभाग का कहना तो यही है सर कि बस हाँ ठीक है, हम आके चेक करेंगे। ये मामला जून से चल रहा है सिलसिला, और इन्होंने जून में खेवड़चंद के, रनी मियाँ जी के, मेरे खुशियम के पेड़ और कई लोगों के पेड़ काटे। अब तक इन्होंने जून से लेकर ये परसों 12 दिसंबर तक कम से कम 50 पेड़ काट चुके हैं अब तक चंदन के। और इसमें अब जंगलात वाले कहते हैं कि हम समय समय पर गश्त करते हैं, पुलिस भी करती है, पर उसके उपरांत भी ये पकड़े नहीं जा रहे। और यही हाल रहा है तो एक दिन ये लोग मकानों के ताले तोड़ेंगे। वन विभाग वालों को मैंने ही खुद बोला था, परसों आए थे देखने में। अब वो कह रहे हैं कि इस संबंध में हम भी क्या कर सकते हैं, पता नहीं लग रहा किस टाइम क्या कर रहे, किस टाइम जा रहे लेके ये लोग। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैविक उत्पादों से निर्मित किट एवं रेशम से निर्मित शॉल भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड में होने वाले कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान सुबह के ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधूरे कार्यों की समय सीमा को मार्च 2025 तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट किया। मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ योजना की केंद्र सरकार द्वारा साल 2024-25 की केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पर्वतीय राज्यों के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम आबादी मानदंड 250 है। भूवैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में डीमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत और बीकेटीसी के संयुक्त तत्वाधान में भव्य रूप से देवश्री नारद महोत्सव का आयोजन किया गया। इससे पूर्व बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बद्रीनाथ मंदिर के पूर्व रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी जी का बद्रीनाथ आगमन पर स्वागत किया। नारद उत्सव में जहां बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी सेंगोल छड़ी के साथ और पूर्व रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी और डिमरी पंचायत के सभी प्रतिनिधि कलश यात्रा के साथ पूजा अर्चना हेतु नारद कुंड के समीप देवर्षि नारदशिला तक मूर्ति के निकट पहुंचे, जहां इस अवसर पर पतित पावनी मां अलकनंदा के निर्मल तट पर स्थित देवऋषि नारद जी की शिला का पूजन किया गया। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी धर्माधिकारी वेद पाठी आचार्य द्वारा नारदशिला का पूजन अर्चन किया गया। बारह सितंबर को हुई एक बच्चे की हत्या के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बच्चे की हत्या अवैध संबंध के चलते की गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी और उसकी मां के अवैध संबंध थे। बच्चा अपनी मां को कई बार रोक चुका था, लेकिन उसकी मां मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 12 सितंबर को बैंड फैक्ट्री में एक बच्चे का शव मिला था। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद बच्चे की हत्या गला दबाकर की गई। वहीं पुलिस ने जांच में मामला अवैध संबंधों का पता चला है। बच्चे की बॉडी मुखानी क्षेत्र में मिली थी, तो इसमें एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और जो पीएम रिपोर्ट है उसमें पाया गया कि बच्चे की जो हत्या है वो गला घोट कर की गई है। तो उसके माध्यम से जो हमारी विवेचना बढ़ी और विवेचना में जो तथ्य है उसके हिसाब से ये जो मृतक है इसकी माँ के जो पड़ोसियों से अवैध संबंध होने के कारण और बच्चे के द्वारा उन अवैध संबंधों को लेके रोका टोकी करने का जो अभियुक्त है वो बच्चे से नाराज था और उसने बच्चे को अपने बच्चे के माध्यम से बुलाकर जंगल में ले जाकर उसकी गला घोट कर हत्या कर। मृतक है इसका परिवार और अभियुक्त का परिवार दोनों ही मीरगंज के
के रहने वाले हैं और ये पहले से एक दूसरे के ऑरेंज अलर्ट के चलते पिछले 55 घंटों से लगातार झमाझम बारिश होने के बाद सुबह से ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में बारिश थमी है। 3 दिन बाद सुबह सूर्यदेव उदय हैं, बावजूद उसके नगर क्षेत्र में भूस्खलन थमने का नाम नहीं ले रहा। नगर के बद्रीनाथ बाईपास नरसिंह मंदिर रोड पर भूस्खलन होने से सड़क पर भारी भरकम बोल्डर आ गया है, जिसे हटाने के प्रयास जारी है। फिलहाल नरसिंह मंदिर बाईपास रोड पर यात्री वाहनों सहित अन्य लोकल वाहनों की आवाजाही थमी हुई है। यात्री वाहनों को भी फिलहाल अपर बाजार रोड से बद्रीनाथ गोविंद घाट भेजा जा रहा है। मौसम खुलने के साथ साथ क्षेत्र में बद्रीधाम और हेमकुंड साहिब सहित विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की यात्रा भी सुगमता के साथ जारी है। बीते दिनों देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने नगर निगम में सफाई व्यवस्था की समीक्षा की थी, जिसके बाद कई खामियां पाई गई। तो उन्होंने निर्देश दिए कि डोर टू डोर को कूड़ा उठाने के कार्यों में तेजी लाई जाए और जो लापरवाही बरतने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। इसके बाद नगर निगम भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशों पर कूड़ा उठान की व्यवस्था सही की जा रही है। इसमें जो लोग निर्धारित स्थान पर कूड़ा नहीं डाल रहे या इधर उधर कूड़ा फेंक रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है और जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी है, अगर वे भी लापरवाही बरत रही है तो उन पर भी तुरंत चालानी कार्रवाई की जा रही है। महोदय के निर्देशन में नगर निगम द्वारा लगातार कूड़े पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त या निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उन पर लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कंपनी है उनके द्वारा जो अनियमितता बरती जा रही है, कूड़ा समय से न उठाना, कुछ पॉइंट्स को छोड़ देना अथवा गाड़ी का पर्याप्त संचालन न होना, तो उन पर भी लगातार जुर्माने की और अन्य कार्रवाई की जाए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। हल्द्वानी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति हो चुकी है। तेज बारिश के चलते हल्द्वानी से गोला पार को जोड़ने वाला पुल गुला नदी के तेज बहाव के कारण टूट गया, जिससे रोड पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। से ही गोला का जो डायवर्जन है वो हमने कर दिया था, और चाहे नरीमन वाला पुल हो या ये जो हमारा गोला पुल वाला है, दोनों पे ट्रैफिक हमने रोक दिया था। अब कुछ गोला पुल के पास में जो रोड जो है वो धंसने की सूचना आई है, तो ट्रैफिक पहले से रुका हुआ है। बाकी जिला प्रशासन की टीम उसको देख रही है कि उसमें रिपेयरिंग में कितना टाइम लगेगा। फिलहाल ट्रैफिक कल वहीं से बंद कर दिया। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।